हमारे युवा नौजवान साथियों, मित्रों, आज बाबा साहब आम्बेडकर को, उनके स्मृति को और उनके दिए हुए संवैधानिक अधिकार को हम लोग याद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर संस्थान है, उसके तत्वाधान में जो कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और उस कड़ी में मुझे मुख्य अतिथियों के लिस्ट में शामिल किया गया। इसके लिए आदर्श भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। उनके सारे इंटायर टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, वो सिर्फ कागजों के लिए नहीं दिया है कि मुझे ये अधिकार है, मुझे वो अधिकार है। अधिकार को जानना होगा, पहचानना होगा, अनुच्छेद को पढ़ना होगा और उसकी लड़ाई लड़नी होगी। आज भी आज़ादी के 76वें साल बाद भी हम लोग गुलाम हैं, हम लोग की पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। कहीं पे बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र की, कहीं बात की जा रही है दलिस्तान की, कहीं बात की जा रही है साहब कि इनको एक खास वर्ग, खास मजहब को पाकिस्तान भेज दो। ये कैसा देश बनाया जा रहा है? बाबा साहब संविधान में कभी भी ऐसा कल्पना नहीं किया। उन्होंने संविधान लिखने में अपने 3 बेटाओं को परिवार की आहुति दिया, फिर भी, और उन्होंने ऐसा नहीं, उनके नज़र में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। उन्होंने सभी को बराबर का अधिकार देने का काम किया। आज हर एक जाति, हर एक धर्म की बेटियां जब शादी के बाद वो गर्भवती बनती है तो मैटरनिटी लीव का प्रावधान और किसी ने दिया तो उसका डॉक्टर BR आम्बेडकर नाम है। तो वैसे आम्बेडकर साहब को ये कहना कि एक सिर्फ जाति को, धर्म को, और जब बाबा साहब की बात छिड़ी है तो आरक्षण की भी बात छिड़नी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संवैधानिक अधिकार दिए, ऐसे तो हम लोग को आरक्षण ये आज़ादी से पहले ही मिल गया था, 1935 में ही, अंग्रेजी हुकूमत में ही। तो उस समय जानते हैं साहब देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? देश की कुल जनसंख्या मात्र 40 करोड़ था। आज हम लोग की कुल जनसंख्या कितनी है? देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। लेकिन हमारी आरक्षण 22.5% का 22.5% ही है। ये हम लोग बहुजनों को शर्म आनी चाहिए। और हमारे नेतृत्वकर्ता जो लोकसभा में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जिस अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित सीट पे बैठे हैं, उन लोग को शर्म आना चाहिए, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। कोई बात करते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देने का, कोई बात करते हैं EWS को 10% आरक्षण दे देने का। साहब, आज अगर आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, तो हम देश के अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है 22.5%, उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान की मांग है और मांग कर रहा है जंतर मंतर से लेकर के बिहार के हर एक जिलों में जाकर के। लेकिन कोई हमारे ही समाज के जाति के लोग, हमारे ही बीच के नेता लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं वो लोग किसी का हनुमान बना हुआ है, किसी का एजेंट बना हुआ है। बनो साहब, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जो संघ भाजपा को जाकर के चरण स्पर्श करे, वो हमारा बेटा नहीं हो सकता, हमारे समाज का नेता नहीं हो सकता, बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकते, आम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। हम लोग युवा नौजवानों को ये सोचना होगा कि हमारा नेता कैसा हो, हमारे समाज का बेटा कैसा हो। साहब, आज हमारे समाज के लोग समाज के हितैषी नहीं है। वो जानते हैं कौन सा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं? व्यापार है, व्यापारी आपको बेच रहे हैं, आपकी ताकत को बेच रहे हैं, कभी उस घर में, कभी उस घर में। क्या यही रह गया है? हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, जिनको मैंने चुना, आप सभी ने चुना, बड़ा आदर सम्मान है करता हूं मैं। 2014 में क्या कहा उन्होंने, हम राजनीति करने नहीं आए, लेकिन सच को सच कहने की मैं ताकत रखता हूं मैं। भाइयों और बहनों, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या हुआ? जुमला हुआ। काला धन मैं लाऊंगा स्विस बैंक से, सब गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा मैं। आए क्या किसी के खाते में 15-15 लाख? हम भी खुलवा लिए थे खाता कि हमारे भी खाते में मोदी साहब का 15 लाख रुपया आ जाएगा, क्या कि हम भी बीपीएल के नीचे हैं। जरूर हम ऐसा पहने लिखे मतलब पहने हुए हैं, देखने में भी सुंदर हूं मैं, लेकिन साहब गरीब हूं मैं, जेब से फकीर हूं मैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर का मैं इतना ही कहूंगा कि राजकुमार पासवान का बिहार में, दिल्ली में हर एक मंचों से अगर आवाज गूंजता है तो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का देन है और किसी का देन नहीं है बंधुओं। साहब वो दिन क्यों नहीं याद करते? चलो आजादी से पहले 5000 वर्ष पूर्व जब हमारे लोग कमर में झाड़ू गले में हांडी बांध करके निकलते थे, हमारी पैर को भी नापाक समझा जाता था। जब प्यास लगता था तो हम लोग को कहा जाता था तुम प्यासे रह सकते हो लेकिन हाथ नहीं लगा सकते उस पानी को। तो वो भी दिन था। तो उस चीज को बदलने वाला कौन था? आप सोच सकते हैं कभी कि उस समय गोलमेज सम्मेलन हो, पूना पैक्ट हो, कोई भी लड़ाई हो, बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे। आज हम लोग इतने सारे लड़ने वाले लोग हैं। 140 करोड़ आवाम में बहुजन कितने होंगे, दलित कितने होंगे, आप और दलित एक्टिविस्ट कितने होंगे, इसको सोचने समझने की जरूरत है। मैं आप लोग से इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, क्या संविधान ये सत्ता में बैठे हुए पार्टियों ने लिखा? क्या नहीं लिखा है। बाबा साहब की ताकत पे हम लोग को अधिकार मिला। साहब जानते हैं, यही बाबा साहब आम्बेडकर को लोकसभा में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाने से रोका जा रहा था। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ, सोच समझ वाले, मंडल नाम था, पूरा नाम उनका मैं निकल रहा हूं, मंडल ही था कोई। उन्होंने कहा बाबा साहब ये मुंबई के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सो चलो आप बंगाल ले गए। बाबा साहब को किसने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कानून 7 असेंबली में किसने भेजा मालूम है आप लोगों को? बंगाल के मुसलमानों ने भेजा। तो आप लोग को ये जानना चाहिए। सुन लीजिए, आज जो हम लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल, सेक्शन, आईपीसी, सीआरपीसी, जिस कानून के तहत हम लोग पे थाना पुलिस बेटियों पे, बेटाओं पे जुर्म करती है, उसी कानून से हम लोग उसको डरा सकते हैं, डीएमएसपी कलेक्टर को डरा सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के बेटा लोग उस कानून को ताक पे रख दिया है, उस किताब को सड़ने के लिए छोड़ दिया है। आप लोग पढ़िए, पढ़ करके और गरीब शोषित वंचितों को जगाइए। हम इतना कहेंगे। चलते चलते लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि आज देश का जो हालात है, आप लोग युवा नौजवान हैं और 140 करोड़ के 65% जो युवा नौजवान बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, मुझे उनकी चिंता है कि वो रोजगार से कैसे जुड़ेंगे। सभी लोग राजनीति रोटियां सेक रही है। कोई कहते हैं क्या साहब, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री साहब को इतना ही कहूंगा कि साहब हम लोगों ने आपको 2014 में भी मौका दिया, 2019 में भी मौका दिया, 2024 में भी शायद युवा नौजवान मौका देने जा रहे हैं। कम से कम देश के जो 65% युवा नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए सोचिए। एक राष्ट्र एक इलेक्शन से काम नहीं चलेगा, एक राष्ट्र एक एजुकेशन से काम चलेगा। एक एजुकेशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिहार में, देश में
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट इज द खिचड़ी वाला, सेकेंड इज द टाई वाला। तो हमको समझना होगा हमारे बच्चे को कौन सा एजुकेशन मिल रहा है। हमारे बच्चा खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ रहा है, वो अनपढ़ बन रहा है। हमने जो रेशियो, हमने जो सर्वे किया है, उसमें से पता चला है, निकल के आया है, पूरे बिहार का सर्वे है, ये उत्तर प्रदेश का सर्वे है, कि अगर 10 बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो वो बच्चा ग्रेजुएशन जाते जाते 2 या 1 पहुंच पाते हैं। शिक्षित तो बन गए, साइन करना तो बन गए, लेकिन आपके पास सिर्फ डिग्री है पर अनपढ़ हैं सरकारी स्कूल वाले। टाई वाले स्कूल में उनके 90% बच्चे लोग IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। तो साहब, एक मैं हरियाणा का रिपोर्ट बता देता हूं। हरियाणा सरकार में एक रिपोर्ट आई है कि सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जाएंगे तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आएंगे तो आपको 1100 रुपया देना पड़ेगा। साहब, ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल का प्रचलन, प्राइवेटाइजेशन का प्रचलन ये क्यों ला रहे हैं, जब हमारे पास पर्याप्त साधन प्रसाधन है, शिक्षकगण है। आज शिक्षकों की जो देश में समस्या है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उसको कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, और सुन भी रहे हैं तो हिटलर शाही रवैया सरकार का। तो मेरा इतना ही कहना है कि देश का कोई भी शासन हो, राज्य का कोई भी सरकारें हो, सभी को वो गार्जियन होते हैं और उनको सुनना चाहिए, उनके दर्द को सुनना चाहिए। क्योंकि बिहार का आवाम हो चाहे देश का आवाम हो, हम राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, एक मुख्यमंत्री के सामने हम लोग बच्चे हैं, और हमारे दर्द को हमारा गार्जियन ही, पिता और माता ही सुनते हैं। उस रूप में बिहार के मुख्यमंत्री हमारी वो लोग हैं। चलते चलते इतना ही कहूँगा कि उन नेताओं को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके ताकत को कभी इस घर में कभी उस घर में बेच रहा है, और सदन में जाकर के आपके मूलभूत अधिकारों को पटल पे नहीं रखने का काम कर रहा है, और आप उसको फिर से जिता करके कभी उस हवा में कभी इस हवा में भेज देते हैं। तो ये आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है मेरे बंधु, युवा, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, और आगे आप खुद समझदार हैं। आगे हम यही उम्मीद करेंगे कि हर एक लोगों को अवसर दीजिए, घिसी पिटी हुई रील मत चलाइए, परिवारवाद को गले मत लगाइए, और सामंतवादियों को गले मत लगाइए। आप लोग अपना नेता चुनिए, अपने नेता को सदन में भेजिए जो आपकी समस्या की बात करे। और मैं यही कहूँगा कि जो साथी लोग ये कह रहे हैं, मैं अपनी एक छोटा सा परिचय दे के चलूँ कि मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मैं अन्ना मूवमेंट से निकला, आम आदमी पार्टी के टिकट पे पहली दफ़ा 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ ताल ठोका, हार गए हम। फिर 19 में निर्दलीय ताल ठोका, पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ तीसरा स्थान रहा। हाजीपुर की जनता ने मुझे मान सम्मान दिया, 3.6% वोट मैंने काटा उस हवा में, और फिर मैं युवा बिहार सेना पार्टी बनाया। आप लोग बहुजन के लोग हैं, हमारी सोच बहुजन है, हमारी पार्टी बहुजन के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। अगर हमारी जरूरत जहाँ भी पड़े, लाठी में, डंडे में, आहुति में, इस शरीर का एक एक कतरा आप युवा नौजवान साथियों के लिए है, इन माताओं बहनों के लिए है। जय हिंद, जय भीम, नमस्कार।